जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका इस चैनल में। मैं हूं लेसन गुप्ता। क्लास 12th वाले विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3A में मैट्रिक्स। मैट्रिक्स काफी मस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का। और मैट्रिक्स को आप जितना भी पढ़े होंगे ठीक है, मगर यहाँ पे भी एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अपने जीवन का थोड़ा सा नुकसान समय यहाँ करके जरूर दें। अगर नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक लेके निकल। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। आप भी प्रश्नावली 3 मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स सीरीज के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे बाबू परिचय में इनका मैट्रिक्स के संरचना जे साल्वेस्टर ने सन 1850 में किया था। कब किया था? सन 1850 में किया था। किसने किया था? जे साल्वेस्टर ने। इसका परिचय में हम लोग देखते हैं बच्चों कि यह एक ऐसा अवयव यानी ऐसा समुच्चय जिसको यम यन अर्थात पंक्ति और स्तंभ के रूप में जिनको बड़े कोष्टक में अर्थात या छोटे कोष्टकों में रखा जाता है, उन सभी को अवयव कहते हैं। और इनको प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल अक्षरों से रखा जाता है, जिसको हम लोग समुच्चय कहते हैं। ठीक है, चलिए परिचय की बात हो गया। अब इसमें थोड़ा सा कुछ हम लोग आगे कंडीशन चलते हैं। अवयवों का क्रम या कोटि। अवयवों का क्रम और कोटि किसको कहते हैं बच्चों? अवयवों के क्रम और कोटि में देखिएगा, क्रम किसको कहते हैं और कोटि किसको कहते हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग नोट करते चलते हैं। अवयवों का क्रम या कोटि, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अवयवों का क्रम और कोटि की बात देखिएगा। अवयव जो आपके पास हो जाएंगे, इनको हमेशा बड़े कोष्टक के अंतर आपके पास ए बी सी और आपके पास डी ई और एफ कुछ भी, ठीक है। क्रम में इसमें समझिएगा बाबू, आपके पास ये क्रम इनके क्या हो सकते हैं। तो इसकी जो आपके पास होंगी एक पंक्तियां हो जाएंगी और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास? स्तंभ हो जाएगा। यानी पंक्ति कितना? 1 2 और 3। मैं इसको अभी समझा रहा हूँ। पंक्ति 3 और स्तंभ कितने हैं? 2 है। तो 2 हो गया, ये हो गए आपके पास। अब इसके बाद अवयवों के निरूपण में आ जाए, इसको स्पष्ट रूप से आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। अवयवों का निरूपण ठीक है, रिप्रेजेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इनको समझिएगा। अवयव के निरूपण को अवयव को जो प्रदर्शित किया जाता है वो हमेशा बड़े अक्षरों के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। चाहे आप ले लीजिए ए ले लीजिए या बी ले लीजिए, जो भी कुछ ले, तो अवयवों को हमेशा किसमें प्रदर्शित करते हैं? बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो निरूपण आपके पास हो जाएगा बच्चों, तो आप इनको लीजिएगा A11 A12 या 13 भी ले सकते हैं, A21 A22 और 23 31 32 और 33, ठीक है। पंक्ति इसमें समझेंगे, पंक्ति किसको कहेंगे और स्तंभ किसको कहेंगे। इसको शॉर्टकट भाषा में हम लोग प्रदर्शित कर देंगे। आपके पास कितना? AIJ और बच्चों आपके पास यम और यम। इनका मुख्य रूप से आपके पास यह प्रदर्शित शॉर्टकट भाषा में होगा। इसी को हम लोग कहेंगे अवयवों का निरूपण। ठीक, यहाँ तक तो बात आप समझ। अब यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ बाबू कि आपके पास पंक्ति और स्तंभ। तो अगर हमारे पास इसको बिल्कुल समझिएगा, एकदम जाइएगा मत, यही आपके पास मेन है। हमारे पास A11 कर ली और A12 A13 21 22 23 31 32 और 33, ठीक है बच्चों। समझ
अब इसमें आपके पास क्रम पहले पूछेगा। क्रम मतलब पंक्ति, देखिएगा पंक्ति आपके पास R1, इसको हम लोग कहेंगे R2 और इसको हम लोग कहेंगे R3, और इन सभी को एक सुंदर सी भाषा में कह देंगे R, और R को हम लोग कहते हैं बाबू रा। रा को हिंदी बोलते हैं पंक्ति, ठीक है, पंक्ति, ठीक है, ये आपके पास हो गया। क्लियर? इन कंडीशन देखो बच्चों, आपके पास C1 और आपके पास C2 और ये आपके पास C3, इनको हम लोग कहते हैं बच्चों कौन सी, कि सी कॉलम, है ना। कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ, ठीक है। ये हो गया आपके पास पंक्ति और स्तंभ, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आपके पास कहते हैं आव्यूह, मैट्रिक्स, ठीक। और इन सभी कंडीशनों को हम लोग बोलेंगे अवयव, ठीक। अवयव, इसको एलिमेंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन अगर आपके पास होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे तो मैं इतना कंफर्म आपको करा दूंगा कि मैट्रिक्स कहीं आपको जाने की और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। कंफर्म हो गया। अव्यूह का क्रम और कोटि आपके पास ये बता दिया गया बच्चों। क्रम इसका, पंक्ति स्तंभ समझ गए। अव्यूह का निरूपण आपके पास किया कैसे जाएगा, अव्यूह को निरूपण करने के लिए आपके पास ये दिया है, तो आप यहाँ आ जाएंगे, यह इनके हो गए अव्यूहों का निरूपण। अब इसमें कहोगे सर आप 11, 12, 13 क्यों लिखे हैं, तो ये मैट्रिक्स का रूल ही है कि आप यहीं से स्टार्ट करोगे, न कि 1, 2, 3 से आप स्टार्ट नहीं करोगे। 2 अंकों की संख्या से स्टार्ट करेंगे, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब इसमें बच्चों मैं शॉर्टकट भाषा में इसी को यही वाला कहेगा, कह देगा कि 3 गुणे 2, 3 गुणे 3 की बात करिए, तो मैं इसको समझा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे आपके पास 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, तो R1, R2 और R3, ठीक है ना। R1, R2 और R3 हो गया बच्चों। ये किसके निकले हुए रूप है, तो R के, है ना। R ही के अगर निकले हुए रूप है, कौन सी, R1 और बच्चों R2 और कौन सी आपके पास R3, यही आपके पास है। वही आपके पास C की बात कही जाएगी, तो C से निकले हुए रूप है C1, C2 और C3, तो आपके पास रा और पंक्ति की बात होगी। कंफर्म हो गया। चलें, अब इसके क्रम पूछेगा कि क्रम क्या है, तो पंक्ति कितना है, 1, 2 और 3, 3 पंक्ति हो गई। स्तंभ कितने हैं, तो 1, 2 और 3, स्तंभ कितने हो गए, 3। अब अवयव अगर पूछेगा कितना है, तो 3 तरीके 9। क्लियर हो गई बात ना, 3 तरीके कितना बच्चों, 9, तो ये आपके पास होगा। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं, तो आशा करते हैं कि ये बात आपको स्पष्ट समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं बच्चों, मौका लीजिएगा, जिसको नोट करना होगा सर्टिफिकेट ले लेगा, आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स काफी जबरदस्त चैप्टर है, इसमें से आपके पास क्या बताएं, अभी इस साल चैप्टरों में से इसको काट दिया है, अब इसका थोड़ा सा रुतबा कम हो गया है, नहीं तो क्या मजा आ जाता था मैट्रिक्स पढ़ने में। हम लोग के समान जमाने का सबसे सुपर चैप्टर था, ठीक है बाबू, और आप लोग के जमाने का सबसे ऊपर चैप्टर हो गया, ठीक। 2 चैप्टर और हैं आपके पास विधिवत, खूबसूरत, तो हम दूसरा आपके पास देख लिए। नेक्स्ट बाबू चलते हैं अब आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूहों के प्रकार में आइएगा, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। आव्यूहों के प्रकार में आओ बच्चे। आव्यूहों की प्रकार में हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि आव्यूह में जो आपके पास सबसे पहली बात कहेगा, वो कहेगा आपके पास बच्चों कौन सी, पंक्ति, पंक्ति आव्यूह, ठीक ना, ये भींग गया है थोड़ा सा। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह को हम पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भीग चुका है, काफी गीला था। पंक्ति आव्यूह, चले बच्चों पहला, तो यहाँ लिखेंगे आव्यूह के निम्न प्रकार होते हैं। आव्यूह के निम्न
प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला हम चलते हैं बच्चों, कौन सा अवयव, तो क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक है। क्षैतिज अवयव की बात आ जाओ बच्चों, क्षैतिज अवयव में ही कहना चाहेगा जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा होती है, उसको हम लोग क्षैतिज अवयव कहते हैं। क्या कहेंगे, जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा होती है, उसको हम लोग क्षैतिज अवयव, जैसे 11 या कुछ भी आप ले सकते हो, उससे कोई बात नहीं, 2, 3, 4 और 2, 5 और 6। तो देखिए पंक्ति कितने, 2 है, 1, 2 और स्तंभ कितने हो गए, 3, तो 1, 2, 3। तो यही कह रहे कि पंक्तियों की संख्या आपके पास 2 और स्तंभों की संख्या 3। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा, या कह सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसको हम लोग क्षैतिज अवयव कहते हैं, ठीक। दूसरी बात हम चलते हैं बच्चों, ऊर्ध्वाधर अवयव, ठीक है, ऊर्ध्वाधर अवयव, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर अवयव की बात देखें बच्चों, इसकी परिभाषा हो जाएगी जिसमें जिस अवयव में स्तंभों की संख्या अधिक और पंक्ति, जिसमें स्तंभों की संख्या कम और पंक्तियों की संख्या ज्यादा, ठीक ना। स्तंभों की संख्या कम, तो मान लो 2, 3 है ना, और बच्चों 4, 5, 6 और 7, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें स्तंभ कितने थे, 1 यानी C1, C2 और C3, यानी इसमें पंक्ति कितना थी, R1 और R2, यानी 2 पंक्तियां थी और 3 स्तंभ थे। इसमें देखिएगा पंक्ति कितना हो गई, 1, 2 और 3, तो 3 पंक्ति और 2 स्तंभ हो गए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर। क्या कहेंगे बाबू, ऊर्ध्वाधर। समझ में आ गया बात, क्लियर। यानी इसमें जो होंगे तो पंक्तियां कम होंगी, इसमें जो होंगी पंक्तियां ज्यादा होंगी, तो जिसमें पंक्तियां ज्यादा होंगी उसको हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव, और जिसमें स्तंभ ज्यादा होंगे उसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज अवयव। कंफर्म है। चलिए दूसरा हम चलते हैं बच्चों आपके पास वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की कहानी समझे बच्चों, यानी जिस अवयव में अवयवों की संख्या बराबर, जिस अवयव में अवयव की संख्या बराबर, जैसे मान लो आपके पास 2, 3 और 4 और कितना हो गया 5, पंक्ति भी 2 और स्तंभ भी 2, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे वर्ग अवयव। उनकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या कहते हैं, इसमें समझ में आ गया ना, पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। दूसरा बच्चों पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश, पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश, पंक्ति अवयव, अवयव या पंक्ति सदिश, सदिश, ठीक। पंक्ति अवयव, रा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड रा स्केलर, ठीक है। चलिए इनकी परिभाषा देखो बच्चों, जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल और केवल क्या हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी, 2, 3 और 4, ठीक है। 2, 3 और 4, यानी पंक्ति कितने हो गए, तो आपके पास पंक्ति हो गए आपके पास 1 हो गए, और स्तंभ कितने हो गए, तो 3 हो गए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पंक्ति सदिश। क्या कहेंगे, पंक्ति सदिश। अब इसी प्रकार से स्तंभ सदिश आ जाओ बच्चों, स्तंभ सदिश, स्तंभ सदिश, स्तंभ सदिश है ना, या
स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, आव्यूह या स्तंभ सदिश। ठीक है, इनको बच्चों हम लोग कहेंगे कॉलम, मैट्रिक्स एंड स्तंभ स्केलर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इसमें वही बात हो जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएंगे बच्चों कि स्तंभ, पंक्ति ज्यादा और स्तंभ कम, पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई तो 3 और स्तंभों की संख्या 1। तो इसमें कहेंगे जिसमें स्तंभों की संख्या केवल 1 होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ सदिश। क्या कहेंगे बच्चों, स्तंभ सदिश। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों मुख्य विकर्ण। क्या देखते हैं, मुख्य विकर्ण। समझ में आ रही बात ना, मुख्य विकर्ण, विकर्ण मेन डायगोनल। मुख्य विकर्ण की कंडीशन में आ जाओ बच्चों। मुख्य विकर्ण की परिभाषा में हम लोग देखेंगे यानी वे अव्यूह जिसमें आपके पास ये कुछ भी हो जाए, है ना, दो दो तीन चाहे कुछ भी लिखी, इसकी परिभाषा आपके पास क्या होती है बच्चों मुख्य विकर्ण में, है ना। वर्ग आव्यूह में वह आव्यूह जिनमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं। पंक्ति और स्तंभ यानी आई बराबर कितना जे, यानी पंक्ति और स्तंभ, है ना, 5 और 6 जो भी कुछ लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जिसमें कह रहा कि आई और जे दोनों यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं, तो पंक्ति कितना 3 हो गया, स्तंभ भी कितना 3 हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण। क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण आ जाए बच्चों, यही आपके पास क्या हो जाएंगे, मुख्य विकर्ण हो गया। कन्फर्म हो गया मुख्य विकर्ण। अगला हम लोग चलते हैं बच्चों, मुख्य विकर्ण के बाद हमारे पास और आ जाएंगे, मुख्य विकर्ण के बाद और कुछ कंडीशन हमारे पास होंगे बच्चों, शून्य या रिक्त आव्यूह, शून्य या रिक्त आव्यूह। तो इनको भी ले लें बच्चों, शून्य या रिक्त आव्यूह। तो नल और इम्पटी मैट्रिक्स, इसकी प्रोसेस में देखिएगा जिसमें कुल अवयव शून्य हो, जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम लोग कहेंगे शून्य। यानी टोटल चाहे जितना भी हो सभी अवयव क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, शून्य या रिक्त आव्यूह, शून्य या रिक्त आव्यूह। अब इसमें चलते हैं बच्चों इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह या आपके पास तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, बता दें इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह में चले बच्चों, इसको स्पष्ट आप समझ लीजिएगा। इकाई आव्यूह में आप जानते हैं कि जिसमें केवल और केवल एक ही आव्यूह एक होगा, ठीक ना, यानी उसके विकर्ण जो हो जाएंगे वो एक एक हो जाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। ठीक ना, स्पष्ट हम लोग समझ लेते हैं, बाकी कुछ है नहीं। काफी खूबसूरत सा चैप्टर है और मजा उतना ही आने वाला है। अभी थोड़ा सा परिचय आप लोगों को मैं बता दूं ताकि आपके पास किसी प्रकार की दिक्कत न हो। ठीक, तो हम इसमें चलते हैं बच्चों। ठीक है, कौन सा हमारे पास बच्चों, अब हमारे पास इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। अगला पोजीशन नंबर डालेंगे, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, है ना, यूनिट मैट्रिक्स और तत्समक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ देखिए इनको प्रोसेस, इनका प्रदर्शित किया जाएगा किससे, आई से, इनका प्रदर्शित किया जाएगा आई से। अब इसके आई के कंडीशन खुद बताएंगे कि तुम किसको रखोगे। अगर इतना रख रहा है तो ये वाला आई तो हो गया,
अगर बच्चों आपके पास I3 रखना चाह रहा है, इनके विकर्ण क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, विकर्ण क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। बाकी हमसे इससे किसी से मतलब नहीं, इसका 3 गुणे क्या हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया बच्चों। तो ये आपके पास हो गए इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। अब हम चलते हैं बच्चों मुख्य विकर्ण। कौन सी, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के कंडीशन में आपके पास बताते हैं कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिनमें मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अतिरिक्त शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण तो हमारे पास हो गया विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। विकर्ण आव्यूह में देखिएगा जिसमें कहना चाह रहा है इसकी परिभाषा के अंतर्गत, जिसके मतलब विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ये कुछ भी हो जाए, है ना, ये कुछ भी हो जाए, तो ये कहना यही चाह रहा है कि मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, यानी विकर्ण के अतिरिक्त इनके सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इस प्रकार की बात को हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। तो आपके पास मुख्य विकर्ण और विकर्ण के कंडीशन में आपके पास कंफर्म हो गया। विकर्ण का कंडीशन क्या था बच्चों, विकर्ण का कंडीशन आपके पास क्या था, विकर्ण का कंडीशन आपके पास विकर्ण, मुख्य विकर्ण का कंडीशन हमने क्या लिखवाया था, मुख्य विकर्ण की परिभाषा आपके पास नोट कर लेंगे बच्चों, है ना। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों समान होते हैं, मुख्य विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं, ठीक ना। अब हम चलते हैं बच्चों अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह या उप त्रिभुजी आव्यूह। अदिश आव्यूह किसको कहते हैं बच्चों, अदिश ऐसा विकर्ण आव्यूह जिनमें सभी विकर्ण अवयव समान होते हैं, सभी विकर्ण अवयव समान होते हैं, अदिश आव्यूह कहलाता है। ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह में आते हैं बच्चों, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह में आइएगा, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, है ना, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है। ऊपरी त्रिभुज आव्यूह की परिभाषा में देखिएगा, ऊपरी त्रिभुज में मतलब बच्चों इसका ऊपरी त्रिभुज की जो परिभाषा बताता है, ऊपरी त्रिभुज में आपके पास ही बताएगा कि देखेंगे कि 1 2 और 3 और 0 4 2 0 2 0 0 और 2, ठीक। ऊपरी त्रिभुज आव्यूह के कंडीशन में देखिएगा इसमें बच्चों क्या हो जाएंगे, यहाँ एक बन रहा है त्रिभुज, क्या बन रहा है आपके पास, त्रिभुज। देखिए यहाँ एक बन रहा है, कौन सी आपके पास, त्रिभुज बन रहा है। तो इस प्रकार के कंडीशन को हम लोग कहेंगे ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों आपके पास निम्न त्रिभुज आव्यूह। निम्न त्रिभुज आव्यूह में ये ऊपरी त्रिभुज आव्यूह हो गया, निम्न त्रिभुज आव्यूह में आओ बच्चों, निम्न त्रिभुज आव्यूह, है ना, following ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें वही कंडीशन जो हो जाएंगे सेट वाले में कि अब ऊपर वाला 0 हो जाएगा, 0 0 कुछ भी ले लीजिए, 0 5 2 और 0 2, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे भी एक त्रिभुज बनना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी एक त्रिभुज बनना स्टार्ट हो गया। तो जब इसमें देखिएगा यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, निम्न त्रिभुजी आव्यूह, है ना, उप त्रिभुजी आव्यूह और निम्न त्रिभुजी आव्यूह। तो इस प्रकार से इनका कंडीशन हो गया। अब कुछ बचा है नहीं भैया, अब हम चलेंगे इसमें क्वेश्चन पे, ठीक ना। अब इसमें कुछ बातें और आपके पास बता रहा है कि सदी आव्यूहों का योग और गुणन। आव्यूहों का योग जो होता है क्रम विनिमय नियमों का पालन करता है, मगर आव्यूहों का गुणन जो होता है आपके पास क्रम विनिमय नियमों का पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे कि आपके पास A गुणे B और उसके बाद B गुणे A, ये कोई जरूरी नहीं कि आपके पास वो दोनों अवयव आपस में समान हो जाएं। तो उस प्रकार को जो बनने वाले होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं